हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज के शॉर्ट न्यूज एनालिसिस में हमको क्या पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक है टैग 7 कंट्रीज क्या होती हैं और इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल डालेंगे। और सेकंड टॉपिक हमारा जो होगा वो एएसएम है। देखिए, अभी जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनको एएसएम कैटेगरी में डाल दिया गया है और ये इसीलिए ये चर्चा में है। तो हम जानेंगे कि एएसएम कैटेगरी क्या होती है, क्योंकि अडानी ग्रुप जैसे बड़े मार्केट दिग्गज के स्टॉक्स को एएसएम कैटेगरी में डालना अपने आप में एक चर्चा का विषय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टैग 7 कंट्रीज क्या होती हैं? तो मान लीजिए हमारे नॉर्दर्न फ्रेंड है। नॉर्दर्न फ्रेंड जो है वो अपनी एक कंपनी खोलना चाहते हैं और उसमें आर्थिक गतिविधि करना चाहते हैं। तो अन्य देशों की तुलना में ऐसी कंट्रीज जो टैग 7 कंट्रीज होती हैं उनका जो टैक्स रेट होता है वो बहुत कम वसूलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यूएसए है। यूएसए में क्या है कि 35% टैक्स एक कंपनी पे देना पड़ रहा है। लेकिन जो है मेरे नॉर्दर्न दोस्तों ने एक कंपनी खोली, ए कंपनी नाम की। वो एक कंपनी, उसकी एक यूनिट यूएसए में है। ठीक है, आप सेकंड यूनिट क्या क्या करेंगे? तो वो सेकंड यूनिट ऐसी जगह पे लगाएंगे जो टैक्स हेवन कंट्रीज है। टैक्स हेवन कंट्रीज जो है सेकंड यूनिट, बी यूनिट वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो उनको 35% टैक्स देना पड़ रहा है यूएसए वाली यूनिट पे। लेकिन जो है जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, जो जहाँ पे बी यूनिट लगी है, वहां पे टैक्स ना के बराबर देना पड़ रहा है। तो ऐसी कंट्रीज को हम टैक्स हेवन कंट्रीज का दर्जा दे सकते हैं जहाँ पे टैक्स रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि टैक्स हेवन देश विदेशों के कर अधिकारियों के साथ बहुत सीमित जानकारी साझा करते हैं। चूंकि देखिए, टैक्स हेवन सिर्फ टैक्स ही नहीं बचता है, यहाँ से जो है जो ब्लैक मनी है उसको भी व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, धन शोधन जिसको कहते हैं। उसके अलावा देखिए, और स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड एक टैक्स हेवन कंट्री है। यहाँ पे स्विस बैंक है। स्विस बैंक है, आप लोग बहुत नाम सुनते होंगे स्विस बैंक में काला धन रखा है, ये रखा है। तो चूंकि ये टैक्स हेवन कंट्रीज हैं तो यहाँ पे लोग, विदेशों के लोग, बहुत अन्य देशों के लोग जो है वो अपना धन जो है वो स्विट्जरलैंड में जमा कर सकते हैं और जमा करते ही हैं, क्योंकि वो देश जो है अन्य देश के लोगों के साथ जो है जानकारियां, अपनी फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको साझा बहुत कम करता है। कंपनियां और धनी व्यक्ति उच्च करों से बचने के दौरान, धनी व्यक्ति या कंपनियां जो हैं विदेशों में अर्जित धन को छिपाने के साधन के रूप में कानूनी रूप से टैक्स हेवन का उपयोग करते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक तरीका है। तो अगर लोकप्रिय टैक्स हेवन कंट्रीज की बात करें तो उसमें आइसलैंड, कुक आइलैंड, हांगकांग, मॉरिशस, लिचेस्टीन, मोनाको, पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, और इसके अलावा भी कई सारे कंट्रीज हैं, जैसे हांगकांग, स्विट्जरलैंड हो गया, मॉरिशस हो गया। ठीक है, यह साउथ ईस्ट एशिया में कई सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टैक्स हेवन कंट्रीज इनको कह सकते हैं। तो एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस न्यूज हेडलाइंस पे कुछ हम फोकस कर लेते हैं। अडानी विलमार शेयर्स हिट लोअर सर्किट, डाउन 30%। इंडिया स्टॉक मार्केट, अडानी शेयर्स फॉल आफ्टर फ्लैगशिप, एक ये हो गया। व्हाई अडानी शेयर्स आर फॉलिंग इन फरवरी 2023। तो ऐसे कई सारी न्यूज अभी चर्चा में है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि अडानी ग्रुप का जो शेयर है, ठीक है, वो बहुत तेजी से फॉल हुआ है। और लोअर सर्किट का मतलब होता है कि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए स्टॉक चल रहा है, तो पर डे का एक सेबी की तरफ से एक सर्किट डिसाइड कर दिया जाता है कि ये अपर सर्किट होगा और ये लोअर सर्किट होगा। अपर सर्किट में मतलब क्या कि एक लिमिट डिसाइड की जाती है कि मान लीजिए आज स्टॉक 10 रुपए से ज्यादा नहीं भागेगा। ठीक, जैसे ही 10 रुपए पे हिट करेगा इसकी खरीदारी बंद हो जाएगी, सारे स्टॉक ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में चले जाएंगे। उसी तरह जो है लोअर सर्किट में क्या है कि आज स्टॉक जो है आज की डेट में वो मान लीजिए 5% से ज्यादा नहीं गिरेगा। तो ये होता है लोअर सर्किट। तो इस स्टॉक मार्केट एएसएम को समझने से पहले कि हम ये न्यूज देख लेते हैं। तो इस वजह से आज हम एएसएम पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एएसएम को हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त निगरानी उपाय। क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, देखिए हमारे यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, 2 स्टॉक एक्सचेंज है। एक है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, और एक है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 3 फरवरी 2023 को अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, देखिए इसी वजह से ये चर्चा में है। इन तीनों, चूंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स को एएसएम कैटेगरी में डालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन चूंकि ऐसी कुछ घटनाएं हाल में घटित हुई हैं जिसकी वजह से इनको डालना पड़ा है।
तो 3 शेयरों को अतिरिक्त निगरानी उपाय के ढांचे में डाल दिया गया है। देखिए, अब जान लेते हैं अतिरिक्त निगरानी उपाय क्या है। देखिए, तो जो बहुत जोखिम भरे शेयर हो जाते हैं, उनको जो है सेबी के द्वारा जो है अतिरिक्त निगरानी उपाय में एसएम कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यह बाजार की अखंडता और एकता को और छोटे निवेशकों, जो रिटेल निवेशक होते हैं, उनके हितों को बचाए रखने के लिए ये जरूरी होता है। देखिए, अगर हम निवेशकों को बात करें तो देखिए DII और FII और प्लस एक और रख लेते हैं रिटेल निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स। देखिए, DII जो होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर FII, और रिटेल इन्वेस्टर का मतलब ये छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं। तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद ना हो जाए, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूब ना जाए, इसकी वजह से सेबी जो है ये एसएम कैटेगरीज में डाल देती हैं। एसएम कैटेगरीज में डालने के बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है, जो छोटा निवेशक है, वो ट्रेड नहीं कर सकता है इनमें। और अगर आपको ट्रेड करना ही है, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आपको जो है वो फुल मार्जिन देना पड़ेगा। क्या? फुल मार्जिन देना पड़ेगा। फुल मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप देखिए, 2 तरह से शेयर ट्रेड होते हैं इक्विटी में, इंट्राडे और डिलीवरी। तो मान लीजिए आप इंट्राडे में तो पहले बात एसएम कैटेगरी के शेयर को ट्रेड करने ही नहीं दिया जाएगा, डिलीवरी में दिया जाएगा। डिलीवरी का मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको शेयर ट्रेड करना दिया जाएगा, लेकिन डिलीवरी में जो है किसी भी प्रकार का मार्जिन नहीं चलेगा। जो स्टॉक एक्सचेंज देते हैं कि आपको फुल पेमेंट करना ही होगा। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, तो आप 10 रुपए के शेयर को फुल पेमेंट करके ही खरीद सकते हैं। देखिए, आगे क्या कहता है, निवेशकों को असामान्य मूल्य परिवर्तन पर नजर रखने के लिए चेतावनी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए कि फ्लक्चुएशन बहुत हो जाते हैं ना, जैसे जो एसएम कैटेगरी के स्टॉक होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत हो जाते हैं। मान लीजिए आज के दिन कोई न्यूज आई तो एकदम से हिट कर गया, खूब हाई चला गया स्टॉक प्राइस, और उसके बाद अगले दिन खूब डाउन चला गया। तो इसमें क्या होते हैं, जो छोटे निवेशक होते हैं उनका जो है पैसा डूब जाता है, तो इस वजह से सेबी जो है ये नियम लगाती है। इसके अलावा जो है शेयर कीमतों में असमान बदलाव तो एक कारण ही है, अस्थिर और कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण भी होता है। इसके तहत 90 दिनों तक स्टॉक्स की निगरानी की जाती है। 90 दिनों तक देखा जाता है कि जो स्टॉक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उनमें जो उतार चढ़ाव और ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं होती रहती हैं, अगर वो थम जाती हैं, धीरे धीरे कम हो जाती हैं, तो फिर जो है उनको एसएम कैटेगरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये एसएम कैटेगरी में डाला जाना अपने आप स्टॉक के लिए बहुत बैड न्यूज होती है। स्टॉक लिस्ट किए गए शेयरों की निगरानी पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर की जाती है। मानदंड संतुष्ट होने के बाद ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में लाया जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि शॉर्ट लिस्ट करने के मानदंड क्या है। इसके बाद निम्न भिन्नता, मतलब कि प्राइस का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। ग्राहक एकाग्रता का मतलब ज्यादातर रेवेन्यू किसी एक ही पर्टिकुलर चीज से आ रहा है। मान लीजिए ए से ही कंपनी को बहुत सारा 20% रेवेन्यू जा रहा है, 30% रेवेन्यू जा रहा है, ऐसे। निकट से निकट मूल्य परिवर्तन जो होते रहते हैं। बाजार पूंजीकरण, मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के भी आधार पे जो है ये समझा जाता है कि किस स्टॉक को जो है वो एसएम कैटेगरी में डालना है और किसी स्टॉक को नहीं डालना है। बहुत जो छोटे स्टॉक्स होते हैं किसी न्यूज के कारण बहुत ज्यादा उछाल आ जाता है और फिर जो है वो बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं, तो ऐसे कैटेगरी के स्टॉक्स को भी एसएम कैटेगरी में डाल लेते हैं। वैल्यूम भिन्नता, देखिए वैल्यूम होता है किसी स्टॉक का। मान लीजिए किसी स्टॉक में 1 लाख शेयर है, ठीक, किसी में 20 लाख शेयर है, किसी में 50 लाख शेयर है, तो अलग अलग वैल्यूम के स्टॉक्स होते हैं। तो जो छोटे वैल्यूम्स के स्टॉक होते हैं जिनमें लिक्विडिटी कम होती है, ठीक, तो उनको भी एसएम कैटेगरी में डाल दिया जाता है। क्योंकि जो है मान लीजिए छोटा कोई निवेशक गया और उसमें कोई बड़ा निवेशक आ गया उस समय, तो उसने क्या किया कि छोटे निवेशक को एक ट्रैप में फंसा लिया और छोटा निवेशक फंस गया। तो इसीलिए जब बहुत लो वैल्यूम वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें ज़्यादातर रिटेल सेगमेंट के निवेशकों के लिए अलाउ नहीं होता है। इंट्राडे तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वितरण प्रतिशत हो गया, अद्वितीय पैन संख्या हो गया और पी रेशियो हो गया। पी रेशियो को आप ऐसे समझ सकते हो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है। तो मतलब आप एक शेयर पे कितने रुपए की इनकम कर रहे हैं, इसको हम पी रेशियो कह सकते हैं। तो इस प्रकार से गाइस हम देखिए, अब सेबी के बारे में जान लेते हैं। तो सेबी जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे यहाँ शेयर मार्केट और इससे संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उनको उनका रेगुलेट करता है, उनका विनियमन करता है। तो सेबी की स्थापना जो है
वो 1988 में हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो सेबी अधिनियम 1992 के तहत, सेबी अधिनियम 1992 के तहत हुई थी। और इसको जो है 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां प्राप्त हुई, वैधानिक शक्तियां प्राप्त हुई। ठीक है, सेबी के बारे में अगर बात करें तो सेबी जो है वो अर्धविधायी, अर्धन्यायिक और अर्धकार्यकारी, अर्धन्यायिक, अर्धविधायी और अर्धकार्यकारी, ये तीनों कार्य संचालन सेबी कर सकती है। इसके अगर प्रमुख कार्य की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य जो है वो है कि प्रतिभूति बाजार जो होता है उसका नियमन करना, प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, बाजार का नियमन करना। एंड सेकंड इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है कि निवेशकों के हितों की रक्षा करना भी इसका काम है, निवेशकों के हितों की रक्षा, निवेशकों के हितों की रक्षा करना। ठीक, तो ये हो गई छोटी सी इंफॉर्मेशन सेबी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।